किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत नेपाल सीमा पर घुटनों के बल रोती एक लड़की कुछ ही दिनों में पूरे मानव तस्करी गिरोह के लिए एक बुरा सपना बन जाएगी। शाम ढल रही थी। सीमावर्ती जिले के बस अड्डे पर सूरज आग की तरह तप रहा था। जंग लगी टिन की छतों पर उसकी तपिश महसूस हो रही थी। बसों के हॉर्न की कर्कश आवाज, लाउडस्पीकर पर किसी रूट की घोषणा और लोगों की धक्का मुक्की से हवा में धूल और घुटन भर गई थी। हवा में डीजल के धुएं और कई दिनों से पहने हुए पसीने से तर कपड़ों की गंध मिली हुई थी। उस भीड़ में मीरा अपना चेहरा झुकाए एक पुराना कपड़े का थैला कसकर पकड़े हुए थी। उसका सहमा हुआ अंदाजा किसी भी गांव की सीधी सादी लड़की जैसा था जो डरी हुई हो। कागजों पर उसका नाम प्रिया शर्मा था। 27 साल की, बेरोजगार, गरीब। उसका नकली आधार कार्ड मुड़ा तोड़ा था। नौकरी के लिए लिखा आवेदन पत्र किसी बच्चे की लिखाई जैसा था और फटे हुए पर्स में कुछ चिल्लर पड़े थे। यह सब एक ऐसे आसान शिकार की तस्वीर पेश कर रहा था जैसा मानव तस्करों को पसंद आता है, लेकिन इस दिखावे के नीचे सब कुछ पूरी तैयारी के साथ किया गया था। उसकी बाईं कलाई पर खरोंचों वाली प्लास्टिक की घड़ी एक सुपर मिनिएचर कैमरा थी जो घंटों तक रिकॉर्डिंग कर सकती थी। उसके घिसे हुए जूते की एड्डी में चावल के दाने जितना छोटा एक जीपीएस चिप छिपा था जिसे एड्डी को 3 बार दबाकर सक्रिय किया जा सकता था। उसके बालों में लगे प्लास्टिक के क्लचर के अंदर एक माइक्रो एसडी कार्ड था ताकि घड़ी पकड़े जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहे। उसके पास कोई बंदूक नहीं थी, कोई चाकू नहीं था। उसका एकमात्र हथियार उसकी याददाश्त और रिकॉर्ड किए जा रहे सबूत थे। बस अड्डे के शोर के बीच एक आवाज उसके कान में लगे छोटे से उपकरण के जरिए गूंजी, मीरा, सुन रही हो? हाँ, मीरा ने बहुत धीरे से जवाब दिया। उसकी नजरें एक पुरानी बेरंग बस पर टिकी थीं जो स्टार्ट होने वाली थी। मिशन 17 सही है। तुम्हें बस इस बस में चढ़ना है, अपनी भूमिका निभानी है, सब कुछ सहना है और रिकॉर्ड करना है। याद रखना, तुम्हारा काम सबूत इकट्ठा करना है। तुम्हें किसी को मारने की इजाजत नहीं है, लेकिन अगर तुम पर हमला होता है तो तुम आत्मरक्षा या राज बचाने के लिए लड़ सकती हो। समझ गई? समझ गई, मीरा फुसफुसाई। उसके हाथ थैले की पट्टी पर कस गए और उसकी आंखों में एक पल के लिए दृढ़ता की चमक कौंधी। बस के कंडक्टर की एक तीखी आवाज गूंजी, सुनौली, रक्सौल जाने वाली गाड़ी, जल्दी करो, अच्छी सीटें भर जाएंगी। लोगों की भीड़ बस की ओर उमड़ पड़ी। उसी भीड़ में एक तोंद वाला आदमी जिसके गले में एक मोटी सोने की चेन चमक रही थी। उसकी गिद्ध जैसी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। उसने मीरा की ओर हाथ हिलाया। ऐ लड़की, चलेगी। उस पार बढ़िया काम है, पैसों की बारिश होगी। मीरा एक ऐसे चूजे की तरह चौंक गई जिसे घोंसले से खींच लिया गया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से सिर हिलाया। वह आदमी मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा। कंडक्टर ने उसे देखकर पूछा, नया माल है क्या? उस आदमी ने बस सिर हिलाया और थोड़ी से मीरा की ओर इशारा किया, बिना कुछ और कहे। उन्होंने उसे बस में ऐसे धकेला जैसे किसी सामान को डिब्बे में फेंका जाता है। अंदर सीटों के कवर फटे हुए थे और गर्म प्लास्टिक और इंसानी पसीने की गंध हवा में बसी हुई थी। मीरा को सबसे पिछली सीट पर धकेल दिया गया, जहां वह 2 भारी भरकम शरीरों के बीच फंस गई। उसके बगल में बिखरे बालों वाली एक लड़की, जिसके हाथ में एक फटा हुआ प्लास्टिक का थैला था और आंखों के नीचे गहरे गड्ढे थे, कांप रही थी। उसने अपना परिचय दिया, मैं आशा हूं। उन्होंने कहा है कि वहां एक कॉल सेंटर में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। मीरा ने अपना चेहरा झुका लिया और कांपती हुई आवाज में फुसफुसाई, मुझे भी यही बताया है। मेरे घर में बहुत गरीबी है। एक आंसू सही समय पर उसकी आंख से गिरा, जिससे आशा ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया जैसे वह किसी अपने जैसी दुखियारी का सहारा ले रही हो। बस का इंजन गड़गड़ाया और वह चलने लगी। शहर पीछे छूट रहा था और उसकी जगह अंधेरे में डूबे खेतों ने ले ली थी। बस के अंदर एक बच्चे के रोने की आवाज गलियारे में खड़े कुछ आदमियों की भद्दी हौंसी में मिल रही थी। कोई किसी को दिलासा नहीं दे रहा था। बस सबकी खोई हुई नजरें धूल भरी खिड़की से बाहर देख रही थीं। मीरा ने अपना सिर सीट से टिका लिया, आंखें बंद कर लीं और उसके कंधे कांप रहे थे। लेकिन इस कांपते हुए शरीर के नीचे उसकी कलाई पर बंधी घड़ी चुपचाप आसपास के लोगों के चिंतित चेहरों, दलाल की घिनौनी मुस्कान और इंजन के शोर में दबी हुई कराहों को रिकॉर्ड कर रही थी। उसने सोचा कि आगे क्या होने वाला है। एक कंपनी जो हजारों डॉलर के वेतन का वादा करती है, लेकिन असल में वह एक जेल है। बेतुके कर्ज के अनुबंध,
और इंसानों को सामान में बदल दिए जाने की कहानियां। यह सब उजागर होगा, लेकिन पहले उसे यह सब सहना था। बस अंधेरे में दौड़ रही थी। सड़क की बत्तियां कम होती जा रही थीं। बस हेडलाइट की रोशनी धूल भरे रास्ते को चीर रही थी। मीरा के चेहरे पर आंसू चुपचाप बह रहे थे और उसी पल उसने अपने मन में फुसफुसाया, मुझे कमजोर समझो, मुझे शिकार मानो, लेकिन मेरा हर आंसू, हर तस्वीर जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, वह तुम सबके सिर पर लटकती हुई सजा का फंदा बनेगी। पुरानी बस बुरी तरह हिल रही थी। पीली रोशनी फटी हुई सीटों पर पड़ रही थी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर झटका छाती पर एक जोरदार मुक्के की तरह लगता था, जिससे अंदर ठूंसे हुए शरीर एक दूसरे से टकराते और कराहते थे। हवा गर्म प्लास्टिक, पसीने और सामान के थैलों से आती सस्ती सूखी रोटी की गंध से भरी थी। 30 से ज्यादा लोग डिब्बाबंद मछलियों की तरह एक दूसरे से सटे बैठे थे। किसी ने प्लास्टिक का थैला कसकर पकड़ा हुआ था, कोई अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए ऊँघ रहा था और कोई सिर झुकाए चुपचाप रो रहा था। हर आंख में दहशत थी जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गलियारे में घूम रहे कुछ आदमियों की निगरानी से बच नहीं पा रहे थे। एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके गले में सोने की एक मोटी चेन चमक रही थी, गलियारे के बीच में खड़ा था। वह जोर से हंसा। उसकी आवाज पत्थर पर लोहे के घिसने जैसी थी। सब चुपचाप बैठो, जिसने भी ज्यादा बोला उसे सड़क पर फेंक देंगे। उस पार पहुंचकर जो जीना चाहता है वह चुपचाप कागज पर दस्तखत कर देगा, समझे? बस में सन्नाटा छा गया। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। बस एक बच्चे के रोने की आवाज आई, जिसे उसकी मां ने तुरंत कांपते हाथों से चुप करा दिया। पिछली सीट पर मीरा अपना कपड़े का थैला कसकर पकड़े हुए थी। उसका चेहरा डर से झुका हुआ था। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, जो खिड़की के शीशे पर जमी धूल में मिल गए थे। लेकिन उसके पैरों के नीचे एक हल्की सी हलचल हुई। उसने अपने पैर की उंगलियों को मोड़ा और अपनी एड्डी को जोर से फर्श पर 3 बार दबाया। 1, 2, 3। उसके जूते के सोल में छिपा जीपीएस चिप धीरे से कांपा और सिग्नल भेजने लगा। दूर एक नियंत्रण केंद्र में एक स्क्रीन पर एक छोटी सी चमकती हुई बिंदी सीमा की ओर जाने वाले राजमार्ग पर आगे बढ़ने लगी। एक लगभग 17 साल का लड़का, जिसका चेहरा अभी भी मासूम था, कांपती आवाज में बोला, भाई साहब, क्या मैं एक बार घर पर मैसेज कर सकता हूं? मेरी मां। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोने की चेन वाले गुंडे ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। लड़का सीट से टकराकर गिर पड़ा। उसके होंठों से खून बहने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। चुप, आज से तुम सब हमारे हो। किसी ने भी मुंह खोला तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। हवा में डर जम गया। सिसकियों को गले में ही घोंट दिया गया। मीरा ने अपना चेहरा झुका लिया। उसके कंधे डर से कांप रहे थे, लेकिन इस झुके हुए सिर के नीचे उसकी कलाई पर बंधी सस्ती प्लास्टिक की घड़ी सही कोण पर घूम गई थी और उसने इस पूरे दृश्य को रिकॉर्ड कर लिया था। बस एक लाल मिट्टी वाली कच्ची सड़क पर मुड़ते ही जोर से हिली। बाहर रात और भी गहरी हो गई थी और ट्रकों की हेडलाइटें चमक रही थीं। मीरा के बगल में बैठी लड़की आशा ने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि खून निकल आया। वह फुसफुसाई, मैंने सुना है कि जिनके पास छुड़ाने के लिए पैसे नहीं होते, उन्हें वे गेमिंग कंपनी में बेच देते हैं। कुछ लोगों को तो काम करते करते मार दिया जाता है। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मीरा ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, मुझे भी नहीं पता, हमें बस सहना होगा। मीरा की आंखों में सचमुच आंसू थे, सिर्फ अभिनय के लिए नहीं, बल्कि उस एक पल के लिए उसने असली पीड़ितों के डर को महसूस किया था। लेकिन उसके हाथ अभी भी चुपचाप घड़ी के डायल को घुमा रहे थे, एक नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सहेज रहे थे। बस सड़क के किनारे एक ढाबे पर अचानक रुकी। नियॉन लाइट टिमटिमा रही थी और कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। गुंडों ने सबको नीचे उतारकर एक कतार में खड़ा कर दिया। एक काले कपड़े पहने चेचक के दाग वाले आदमी ने एक एक करके सबके चेहरे पर टॉर्च मारी। जब मीरा की बारी आई तो रोशनी सीधे उसकी आंखों में पड़ी। कितनी उम्र है तेरी? उसने कठोर आवाज में पूछा। 27, मीरा ने कांपती हुई लगभग रोने वाली आवाज में जवाब दिया। वह आदमी हंसा और टॉर्च कहीं और घुमा दी। मीरा ने राहत की सांस ली और झुककर वापस बस में चढ़ गई। टॉर्च की रोशनी में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसने चुपके से अपने जूते के किनारे पर उंगलियां मारकर यह पुष्टि कर ली थी कि जीपीएस सिग्नल सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। जब बस फिर से चलने लगी तो सीमा की चौकियां दूर से दिखाई देने लगी थीं। बस के अंदर का माहौल और भी बोझिल हो गया।
हर सांस शीशे की तरह भारी लग रही थी। एक 30 साल की महिला जो अपने छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थी, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चा जोर जोर से रोने लगा, अपनी मां के गालों पर हाथ मार रहा था। एक गार्ड ने कहा, उसके मुंह पर पानी फेंको, अगर नहीं उठी तो यहीं फेंक दो, बस हल्की हो जाएगी। उसकी ठंडी आवाज ने पूरी बस को कंपा दिया। मां धीरे धीरे आंखें खोलकर अपने बच्चे से लिपट गई। मीरा ने अपना चेहरा घुमा लिया, अपना गुस्सा छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी अभी भी चुपचाप घूम रही थी, उस क्रूर आवाज को रिकॉर्ड कर रही थी। खिड़की के बाहर ट्रकों की लाल बत्तियां एक लंबी कतार में थीं। आसमान स्याह था, बस लाल मिट्टी पर कुछ प्रकाश की धारियां दिख रही थीं। बस आगे बढ़ती जा रही थी, हर उम्मीद को निगलती हुई। मीरा एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उसके कंधे कांप रहे थे और आंसू कभी कभी गिर पड़ते थे। हर कोई सोच रहा था कि वह एक हारी हुई, टूटने को तैयार लड़की है, लेकिन इस कमजोर नकाब के पीछे हर थप्पड़, हर डांट, हर डरी हुई नजर को सबूत के तौर पर सील किया जा रहा था। और मीरा जानती थी कि वह जाल में और गहरी जा रही है, लेकिन साथ ही शिकारी के गले में फंदा भी कसता जा रहा था। बस एक आखिरी बार उछली और एक संकरी कच्ची सड़क पर मुड़ गई। दोनों तरफ कंक्रीट की ग्रे दीवारें थीं, जिनके ऊपर कंटीले तार लगे थे। एक लोहे का ऊंचा फाटक कील की तरह तीखी आवाज करता हुआ खुला, जैसे कोई दांत पीस रहा हो। बस एक बड़े से आंगन में घुसी और एक 4 मंजिला इमारत के सामने रुकी, जिस पर कोई साइन बोर्ड नहीं था। सभी खिड़कियों पर लोहे की सलाखें थीं। सफेद नीली नियॉन लाइट बाहर एक ठंडी रोशनी फेंक रही थी। सब नीचे उतरो। सोने की चेन वाले गुंडे की सूखी डांट के साथ लोग डरते डरते नीचे उतरने लगे, अपने कपड़े के थैले और प्लास्टिक की थैलियां पकड़े हुए। उस सफेद रोशनी में हर कोई पीला और डरा हुआ लग रहा था। काले कपड़े पहने आदमी पहले से ही कतार में खड़े थे, उनके हाथों में रबर के डंडे थे। उन्होंने पूरे समूह को एक स्टील के दरवाजे से अंदर धकेला, जो एक लंबे सीलन भरे गलियारे में खुलता था। दीवारों पर सुरक्षा कैमरे सीधे नीचे की ओर थे और पानी के धब्बों वाले सीमेंट के फर्श पर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था, जो किसी छोड़े हुए क्लासरूम जैसा लग रहा था। अंदर पुरानी लकड़ी की मेजें थीं, जिन पर पहले से छपे हुए कागज रखे थे। सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था, कर्ज का समझौता। चेचक के दाग वाला एक आदमी, जो धारीदार शर्ट पहने था, कमरे के बीच में खड़ा था। उसके हाथ में एक पेन था, जिसे वह खटखटा रहा था। उसकी आवाज मजाक उड़ाने वाली थी। एक एक करके बैठ जाओ, तुम सब यहां खाने, रहने और आने जाने के लिए आए हो। इन सब का खर्चा है। काम करने की जगह पाने के लिए तुम में से हर एक पर 5 लाख रुपए का कर्ज है। काम करके चुकाओ, नहीं चुकाओगे तो मरते दम तक काम करो। सब लोग सन्न रह गए। एक डरी हुई फुसफुसाहट फैल गई, लेकिन एक काले कपड़े वाले आदमी ने मेज पर जोर से रबर का डंडा मारकर उसे तुरंत चुप करा दिया। उस तीखी आवाज से सबने अपनी गर्दन झुका ली। सबसे पहले एक 18 साल के लड़के को बुलाया गया। उसने लड़के के हाथ में पेन थमाया। यहां साइन कर, 1 सेकंड की भी देरी की तो तेरी उंगलियां तोड़ दूंगा। लड़के के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें नम थीं। उसने कांपते हुए हस्ताक्षर कर दिए। चेचक के दाग वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कागज खींचा और उसे पहले से ही मोटे हो चुके फाइलों के ढेर में फेंक दिया। फिर एक बच्चे को गोद में लिए महिला की बारी आई। बच्चा रो रहा था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं साइन नहीं करूंगी। तुरंत एक काले कपड़े वाला आदमी आगे बढ़ा और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। बच्चा उसकी गोद से छिटक कर फर्श पर गिर पड़ा और चीखने लगा। मां घबराकर अपने बच्चे से लिपट गई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। आखिर में उसने पेन पकड़ा और उस ठंडी रोशनी के नीचे कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच दी। मीरा कतार के आखिर में बैठी थी, अपना थैला कसकर पकड़े हुए। उसने अपना चेहरा पीला पड़ने दिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन उसकी बाईं उंगली ने चुपके से प्लास्टिक की घड़ी के डायल को एक बार घुमाया। घड़ी के चेहरे पर मौजूद छोटा सा लेंस तुरंत पूरे कमरे को स्कैन करने लगा, फाइलों के ढेर से लेकर चेचक के दाग वाले आदमी के चेहरे तक और उस महिला के दृश्य तक, जिसे आंसुओं के बीच हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब उसकी बारी आई तो मीरा उठी और आगे बढ़ी। उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे वह गिरने वाली हो। उस आदमी ने उसकी ओर पेन फेंका। उसकी आवाज खुरदरी थी, जल्दी साइन कर, नहीं तो तुझे तहखाने में भेज दूंगा। मीरा ने पेन पकड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसके हाथ इतने कांप रहे थे
कि उसकी लिखाई एक सीधी रेखा में भी नहीं थी। उसने एक आंसू को सीधे कागज पर गिरने दिया, जिससे नीली स्याही फैल गई। चेचक के दाग वाला आदमी जोर से हंसा, उसके हाथ से कागज छीनकर फाइलों के ढेर में फेंक दिया। झुकते समय मीरा ने अपनी कलाई को थोड़ा और घुमाया ताकि घड़ी फाइलों के ढेर के और करीब आ जाए। हर पन्ने की स्पष्ट तस्वीर रिकॉर्ड हो गई। 5 लाख रुपए के कर्ज का समझौता, पीड़ित का नाम, खून से सना अंगूठे का निशान। यह एक अकाट्य जीवित सबूत था। 30 से ज्यादा लोगों के समूह ने एक एक करके हस्ताक्षर किए। हर कोई एक फांसे हुए जानवर की तरह थका हुआ था, जिसने अभी अपनी मौत की सजा पर मुहर लगाई हो। इसके बाद काले कपड़े वालों ने सबको एक बड़े कमरे में धकेल दिया। 4 दागदार दीवारें, सीलन की तेज गंध, फर्श पर पतले गद्दे बिछे थे और एक सफेद ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। बच्चे वाली महिला सिसक रही थी। जवान लड़का एक कोने में सिकुड़ा हुआ था और आशा जमीन पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छिपाए हुए थी। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। मीरा उनके बीच लेटी हुई थी। उसकी आंखें नम थीं, कंधे ऐसे कांप रहे थे जैसे वह टूटने वाली हो, लेकिन इस कमजोर नकाब के पीछे उसके दिमाग में हर विवरण अंकित हो चुका था। हस्ताक्षर के लिए मजबूर करने वाले का चेहरा, बेतुके कर्ज के कागजात और मेज पर रबर के डंडे की आवाज। यह सब उस पुरानी प्लास्टिक की घड़ी की याददाश्त में सुरक्षित था। लोहे का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। गलियारे में एक तीखी आवाज गूंजी। काले कपड़े पहने गुर्गे दोनों तरफ हट गए और झुककर सिर झुका लिया। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। वह लंबा चौड़ा था, उसकी त्वचा धूप से सांवली थी और उसके छोटे कटे बालों में सफेदी झलक रही थी। उसने एक ढीली ढाली सफेद शर्ट पहनी थी, जिसके 2 बटन खुले थे, जिससे सोने की एक मोटी चेन दिख रही थी। उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। उसके धीरे धीरे चलने से ही पूरा कमरा शांत हो गया। ये नए लोग हैं क्या? उसकी गहरी खुरदरी आवाज एक खाली ड्रम से आती हुई लग रही थी। चेचक के दाग वाले आदमी ने तुरंत सिर झुकाया। जी चौधरी साहब, आज रात ही आए हैं। सबने कर्ज के कागजात पर साइन कर दिए हैं। चौधरी ने सिर हिलाया। उसकी नजरें कमरे में घूमी। उसकी नजर एक ठंडे चाकू की तरह हर चेहरे पर से गुजरी, जिससे हर कोई डरकर सिर झुका लिया। जब उसकी नजरें मीरा पर रुकीं, तो वह मुस्कुराया। ऐ लड़की, मुंह ऊपर कर। मीरा कांपते हुए सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों के कोनों में आंसू अटके थे और एक लंबी थकाऊ रात के बाद उसके गाल लाल हो गए थे। उसने अपनी आवाज को टूटा हुआ दिखाने की कोशिश की। मैं तो बस काम करने आई थी। खट! उसके हाथ ने तेजी से हवा को चीरा और सीधे मीरा के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस सूखी आवाज ने पूरे कमरे को जमा दिया। मीरा का सिर मेज के कोने से टकराया और उसके होंठों से खून बहने लगा। यहां तेरी मर्जी नहीं चलती, यहां सिर्फ वो होता है जो मैं कहता हूं, समझी? वह गरजा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मीरा अपना गाल पकड़े हुए थी। आंसू नदी की तरह बह रहे थे। वह घुटनों के बल फर्श पर गिर गई, कांपते हुए लगातार सिर हिला रही थी। कुछ दूसरे पीड़ित भी डर के मारे जल्दी से घुटनों पर बैठ गए। चौधरी संतुष्ट से मुस्कुराया। वह कमरे में कुछ देर घूमा। उसके चमड़े के जूते सीमेंट के फर्श पर टक टक कर रहे थे। तुम सबको याद रखना होगा, यहां आकर तुम पर 5 लाख का कर्ज है। काम नहीं करोगे, नहीं चुकाओगे तो अपना शरीर, अपनी जान बेचोगे। जिसने भी शिकायत की या जिसने भी विरोध किया, वह रुका और गलियारे के अंधेरे की ओर इशारा किया। दौड़ उसे तहखाने में भेज दिया जाएगा। वहां से कोई वापस नहीं आता। एक ठंडी लहर सबकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। कमरे में कुछ लोग सिसकने लगे, कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। मीरा ने अपने दांत भींच लिए, आंसू अपने डरे हुए चेहरे पर बहने दिए, लेकिन अपने उलझे बालों के बीच से उसने उसकी चाल, उसकी आवाज और तहखाने की धमकी को अपने दिमाग में कैद कर लिया। यह सब सबूत था। चौधरी वापस मीरा की ओर मुड़ा, जो अभी भी फर्श पर घुटनों पर बैठी थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखकर नीचे झुकते हुए कहा, क्या तू खुद को खास समझती है? यहां मैं तुम लोगों को कुछ भी बना सकता हूं। खड़ी हो जब मैं कहूं, समझी? मीरा ने कांपते हुए सिर हिलाया। अभी भी घुटनों पर ही थी, अपना थैला कसकर पकड़े हुए। अंदर एक छोटे से कागज में एक रिकॉर्डिंग टेप का टुकड़ा लगा था, जो पहले से ही चालू था। उसने चतुराई से उसे कपड़े की परतों के बीच फांसा दिया था। बस थैले को मेज के पास रखना ही उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करने के लिए काफी था। चौधरी हंसा और 2 बार ताली बजाई। गुर्गे तुरंत मीरा को उठाकर एक कुर्सी पर धकेल दिया।
याद रखना, यहां हम मालिक हैं और तुम सब सिर्फ माल हो, और माल को रोने की इजाजत नहीं है, सिर्फ काम करने की है। ज्यादा रोगे तो कमजोर हो जाओगे और हमारा ही नुकसान होगा। कमरा मौत जैसे सन्नाटे में डूब गया। सबकी खोई हुई नजरें गंदे सीमेंट के फर्श पर टिकी थीं। अपनी धमकी पूरी करने के बाद उसने हाथ हिलाया। ठीक है, सबको वापस कमरे में डाल दो, कल बहुत काम है। गुर्गो ने जी साहब कहा और पूरे समूह को वापस सामूहिक कमरे की ओर धकेल दिया। लोहे का दरवाजा उनके पीछे धड़ाम से बंद हो गया और ताला लग गया। अंधेरे कमरे में सब लोग सिकुड़कर बैठे थे। सिसकियों की आवाज हवा की तरह फैल रही थी। बच्चे वाली महिला अपना चेहरा दीवार में छिपाए हुए थी। बस में थप्पड़ खाने वाला लड़का अपने सूजे हुए गाल को पकड़े हुए था। आशा, छोटे बालों वाली लड़की, मीरा से लिपटकर फुसफुसाई, दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है मैं यहां जिंदा नहीं बचूंगी। मीरा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, अपने कंधों को कांपने दिया, आंसू बहने दिए, जैसे वह भी उसी डर को साझा कर रही हो। रात भारी हो गई। सामूहिक कमरा इंसानों की गंध और सिसकियों से भर गया था। छत पर ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। सिकुड़े हुए शरीरों पर एक ठंडी पीली रोशनी डाल रही थी। मीरा एक कोने में लेटी थी, अपना थैला ऐसे पकड़े हुए जैसे उसे कोई छीन लेगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन उसके कान सुन रहे थे। गलियारे में गश्त करते जूतों की आवाज, चाबियों की खनखनाहट और किसी आदमी की वॉकी टॉकी पर दी जा रही डांट, सब कुछ उसकी याददाश्त में अंकित हो रहा था। हर आवाज उस अंडरग्राउंड नक्शे का एक टुकड़ा थी। दरवाजा खुला और सफेद रोशनी अंदर आई। एक काले कपड़े वाले आदमी ने अपना सिर अंदर डालकर कहा, वो लड़की, तू बाहर आ, जल्दी। पूरा कमरा डर गया। आशा ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया, उसके होंठ कांप रहे थे। मीरा ने धीरे से उसका हाथ हटाया, आशा के हाथ में एक छोटा सा फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा छोड़ दिया, जैसे शांत रहने का संदेश दे रही हो। फिर वह उठी, उसके कंधे कांप रहे थे और उस आदमी के पीछे गलियारे में चली गई। घना अंधेरा उसके हर कदम को निगल रहा था। स्टील के दरवाजे बंद थे और संकरी खिड़कियों से आती हवा की आवाज रोने जैसी लग रही थी। काला कपड़े वाला आदमी उसे एक छोटे से कमरे में ले गया। अंदर सिर्फ एक लकड़ी की मेज, एक प्लास्टिक की कुर्सी और एक सस्ता स्मार्टफोन था। छत पर लगी फ्लोरोसेंट लाइट एक ठंडी रोशनी फेंक रही थी। काले कपड़े वाले आदमी ने उसे कुर्सी पर धकेल दिया। सीधी बैठ और कैमरे में देख। बोल कि तुझ पर कर्ज है और अपने परिवार से पैसे भेजने के लिए कह, समझी? मीरा ने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें लाल थीं, आंसू सच में बहने लगे। यह कोई अभिनय नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। काले कपड़े वाले आदमी ने फोन को ठीक किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लाल बत्ती जलने लगी। मीरा ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, आवाज भर्राई हुई थी। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहां बंधक बना लिया गया है। वे कह रहे हैं कि मुझ पर 5 लाख का कर्ज है। माँ, मुझे बचा लो, घर बेच दो, उधार ले लो, कुछ भी करो, प्लीज मुझे बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी, चेहरा बेबस था और आंसू उसके गालों से बहकर लकड़ी की मेज पर गिर रहे थे। यह दृश्य उन हजारों फिरौती के वीडियो जैसा ही था जो इंटरनेट पर डाले जाते हैं, लेकिन इस बार सिर झुकाने के एक पल में मीरा की उंगलियों ने चुपके से अपने थैले की पट्टी की सिलाई फाड़ दी और एक पतली उंगली के आधे आकार की रिकॉर्डिंग डिवाइस को दरार में छिपा दिया। यह इस पूरी जबरदस्ती को रिकॉर्ड कर लेगा, काले कपड़े वाले की डांट से लेकर उसकी अपनी गिड़गिड़ाहट तक। पीछे खड़ा काला कपड़े वाला आदमी बोला, और जोर से रो, गिड़गिड़ा, ताकि तेरे माँ बाप का दिल पिघल जाए और वे जल्दी पैसे भेजें। खट! उसका हाथ उसके कंधे पर पड़ा। मीरा उछल पड़ी, एक सिसकी स्वाभाविक रूप से निकल गई। उसने अपना चेहरा ढक लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत पछतावा है माँ, मुझे बचा लो। वीडियो कुछ मिनट तक चला, जिसमें रोना, गालियां और धमकियां भरी हुई थीं। जब उसने रिकॉर्डिंग बंद की तो उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसने मीरा को वीडियो दिखाया और फिर फोन अपनी जेब में डाल लिया। कल हम इसे तेरे परिवार को भेज देंगे। प्रार्थना कर कि उनके पास पैसे हों, वरना तहखाना तेरा इंतजार कर रहा है। मीरा ने अपना चेहरा ढके रखा, कांप रही थी, आंसू अभी भी बह रहे थे। उसके कंधे सिकुड़ गए थे, जैसे वह पूरी तरह टूट चुकी हो। वह आदमी तिरस्कार से हंसा, उसे उठाया और वापस सामूहिक कमरे में धकेल दिया। जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो मीरा लड़खड़ाते हुए अपने गद्दे पर बैठ गई। सबकी नजरें उस पर थीं, डरी हुई, जिज्ञासु, सहानुभूतिपूर्ण।
उसने बस अपना चेहरा ढक लिया और बिना कुछ कहे रोती रही। उस रात जब सब लोग थकावट और निराशा में डूब रहे थे, मीरा आंखें खोले लेटी रही। उसके कपड़े के थैले के अंदर छोटी सी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर एक हरी बत्ती टिमटिमा रही थी, जो सब कुछ सहेज रही थी। और वह जानती थी कि उसने जो अभी सहा है वह तो बस शुरुआत थी। असली दुःस्वप्न तहखाने के दरवाजे के पीछे सामने आएगा। रात घनी हो गई थी। सामूहिक कमरा शांत था, बस तेज सांसों की और एक बच्चे की रोने के बाद नींद में सिसकने की आवाज आ रही थी। छत पर ट्यूबलाइट बंद हो गई थी। गलियारे के दरवाजे की दरार से आती रोशनी ही बची थी। मीरा दीवार के पास लेटी थी, उसकी आंखें खुली थीं। बाहर 2 गार्ड गश्त कर रहे थे। उनके जूतों की और कुर्सी खींचने की आवाज आ रही थी। वह जानती थी कि यह स्थिति को पलटने का एक दुर्लभ क्षण है। वह चुपचाप उठी और एक साये की तरह चली। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक गार्ड कुर्सी पर टिका हुआ ऊँघ रहा था। उसकी सिगरेट जल रही थी। दूसरा गार्ड मेज पर सिर रखकर खर्राटे ले रहा था। बिना देर किए मीरा बाहर निकली। एक ही झटके में उसने कुर्सी पर बैठे गार्ड को गिरा दिया। उसने अपनी कोहनी से उसकी गर्दन दबा दी, जिससे उसकी चीख दब गई। दूसरा गार्ड चौंक कर उठा और डंडा घुमाया, लेकिन मीरा ने घूमकर उसके सीने पर सीधा वार किया। उसके फेफड़ों से एक सीटी की आवाज आई और वह गिर पड़ा। एक पल में दोनों जमीन पर थे। मीरा ने गलियारे के कोने से एक रस्सी का टुकड़ा उठाया और उनके हाथ पैर कसकर बांध दिए, फिर उनके मुंह में फटे कपड़े ठूंस दिए। उनकी कराहें अब हवा की तरह दबी हुई थीं। पसीना बह रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मीरा की सांसें नियमित थीं। उसने एक गार्ड की जेब से एक पुराना फोन निकाला, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने अपने हाथ से रोशनी को ढककर फोन खोला। संदेशों की एक सूची सामने आई। लोगों के नाम, उम्र और बगल में लिखा था, कॉल सेंटर के लिए भेजो, कमजोर, बेचने के लायक नहीं। हर शब्द हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर चोट कर रहा था। उसने अपने बालों के जूड़े से एक पतला तार निकाला, जो अंदर छिपे माइक्रो SD कार्ड से जुड़ा था। उसने उसे फोन के स्लॉट में लगाया और सारे संदेश, संपर्क सूची और डिलीवरी शेड्यूल को कॉपी कर लिया। स्क्रीन पर कॉपी पूरा हुआ लिखा आया। उसने तुरंत तार निकाला, उसे वापस अपने जूड़े में लगाया और अपने उलझे बालों को ठीक कर लिया। फोन बंद करने से पहले उसने सारे निशान मिटा दिए और फोन को वापस उसी जेब में रख दिया। सब कुछ पहले जैसा हो गया। वह नीचे बैठ गई। उसकी पीठ दीवार से सटी थी। दिल अभी भी धड़क रहा था। कुछ ही मिनटों में उसने पहला सबूत हासिल कर लिया था। यह गिरोह सिर्फ मानव तस्करी नहीं करता था, बल्कि पीड़ितों को वर्गीकृत भी करता था। स्वस्थ लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटरों में भेजा जाता था, जबकि कमजोर और बीमार लोगों को अवैध हंग निकालने वाले अड्डों पर बेच दिया जाता था। दोनों बंधे हुए गार्ड कराह रहे थे। मीरा उनके पास गई और इतनी धीमी आवाज में बोली कि बस वे ही सुन सके, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें सच्चाई की कीमत चुकानी होगी, वही सच्चाई जो तुमने खुद लिखी है। वह उठी और वापस सामूहिक कमरे में चली गई। अंदर घुसते ही उसने लड़खड़ाने का नाटक किया, पसीने से तर बतर, जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। आशा उठकर बैठ गई। दीदी, आप कहाँ थीं? मुझे लगा वे आपको ले गए। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मीरा ने कांपती आवाज में जवाब दिया और लेट गई। अपना थैला पकड़े हुए दीवार की ओर मुंह कर लिया। अंधेरे में आंसू फिर से बहे, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक दिखावा नहीं था। यह उन भयानक शब्दों का बोझ था जो उसने अभी देखे थे। और मीरा जानती थी कि उसने उस आरोप पत्र की पहली ईंट रख दी थी, जिससे यह पूरा गिरोह बच नहीं पाएगा। दोनों गार्ड अंधेरे कोने में बंधे पड़े थे। मुंह में कपड़ा ठूंसा होने के कारण वे सिर्फ बेबसी से कराह रहे थे। मीरा जानती थी कि वे जल्द ही होश में आ जाएंगे, और अगर उसने देरी की तो हर मौका हाथ से निकल जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसी रात तहखाने की ओर जाने वाली लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतर गई। तहखाने में हवा बर्फीली थी। कीटाणुनाशक और सीलन भरे खून की गंध सीधे नाक में घुस रही थी। कमरा चौड़ा था और सफेद रोशनी इतनी तेज थी कि त्वचा भी पीली लग रही थी। कमरे के बीच में काले कपड़े वाले गुंडे पीड़ितों को कतार में खड़ा कर रहे थे। एक लंबी लकड़ी की मेज पर फाइलों का ढेर और कुछ लैपटॉप रखे थे। एक लंबा पतला आदमी एक सूची लिए खड़ा था। उसकी आवाज चाबुक जैसी थी। यह लड़का मजबूत है, इसे कॉल सेंटर नंबर 3 में भेजो। वह लड़की, उसकी आंखें तेज हैं, गेमिंग वाले काम में लगाओ।
वह बूढ़ा कमजोर है, उसे मेडिकल रूम में भेज दो। रोना पीटना शुरू हो गया। एक दुबला पतला आदमी घुटनों पर गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे काम करने दो, मेरी बूढ़ी माँ है। खट, रबर का डंडा उसकी पीठ पर पड़ा। वह गिर गया और उसे एक बोरे की तरह घसीट कर ले जाया गया। मीरा एक कंक्रीट के खंभे के पीछे छिपी थी। उसका दिल दर्द से भर गया था। उसने अपना हेयर क्लिप निकाला और उसे घुमाया। एक छोटा सा लेंस चमका और सीधे उस वर्गीकरण वाली मेज की ओर हो गया। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, चीखती चिल्लाती आवाजों से लेकर उस कमांडर के क्रूर चेहरे तक। दाहिनी ओर का दरवाजा खुला। तेज सफेद रोशनी और कीटाणुनाशक की गंध बाहर आई। अंदर ठंडी स्टेनलेस स्टील की चारपाइयों की एक कतार थी। कुछ पीड़ितों को जबरदस्ती लेटाया गया था। एक ग्रे रंग का लैब कोट पहने डॉक्टर उनकी आंखें जांच रहा था। पेट थपथपा रहा था और एक रजिस्टर में लिख रहा था टाइप बी लिवर अच्छा है, टाइप सी किडनी खराब है। एक जवान लड़की को पकड़कर अंदर लाया गया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वह चीखी, मैं स्वस्थ हूं, मैं काम कर सकती हूं, मेरे अंग मत निकालो। दो काले कपड़े वालों ने उसे नीचे दबाया और लगातार थप्पड़ मारे। उसकी चीखें सिसकियों में बदल गईं। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसके हाथ इतने कस गए कि खून निकल आया, लेकिन कैमरा सीधा निशाना साधे रहा। एक भी विवरण नहीं छूटा। हर आंसू, हर थप्पड़, हर गिड़गिड़ाहट सब सबूत बन रहे थे। वर्गीकरण लगभग 1 घंटे तक चला। स्वस्थ समूह को ले जाया गया और उनके पीछे लोहे का दरवाजा बंद हो गया। जिन पर निशान लगाया गया था वे मेडिकल रूम में गायब हो गए। रोने की आवाजें टूट गईं और फिर शांत हो गईं। जब रोशनी कम हुई तो मीरा सीढ़ियों की ओर पीछे हटी। उसका दिल ड्रम की तरह बज रहा था और गला खून और दवा की गंध से भर गया था। उसने अपना हेयर क्लिप वापस अपने उलझे बालों में लगाया और गलियारे से होते हुए वापस सामूहिक कमरे में लौट आई। वह आधे खुले दरवाजे से अंदर घुस गई। अंधेरे में सब लोग अभी भी थकावट में सो रहे थे। मीरा ने खुद को पतले गद्दे पर गिरा दिया, अपना थैला कसकर पकड़ लिया और तेजी से सांस लेने लगी। देर शाम कैंप के आंगन में असामान्य हलचल थी। काले कपड़े वाले लोग बाहर भागे और लोहे का बड़ा फाटक खोला। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट अंदर तक आ रही थी और लाल धूल का गुबार उठ रहा था। पीड़ितों को आंगन में धकेला गया। हर कोई कांप रहा था। उनकी आंखें लाल थीं और वे एक साये की तरह चल रहे थे। आज शाम को माल बंदरगाह पर पहुंचना चाहिए। मालिक खुद इंतजार कर रहे हैं। एक मैनेजर की आवाज गूंजी, गाड़ी तैयार है, सबको अंदर ठूंस दो, जो विरोध करे उसकी टांगें तोड़ दो। दूसरे ने जवाब दिया, अपना डंडा जमीन पर पटकते हुए। मीरा का दिल बैठ गया। उसने अपनी आंखें झुका लीं, आंसू बहने दिए जैसे वह बेबस हो। लेकिन उसके दिमाग में वह अपने जूते में लगे छोटे से जीपीएस चिप के बारे में सोच रही थी। अगर वह उसे ट्रक पर लगा दे तो सिग्नल बाहर की टीम को रास्ता दिखाएगा। एक ढका हुआ ट्रक आंगन के बीच में खड़ा था। उसका पिछला दरवाजा खुला था। काले कपड़े वाले लोग चिल्ला रहे थे, डंडे मार रहे थे और एक एक करके लोगों को ऊपर धकेल रहे थे। एक बच्चे को गोद में लिए महिला रो रही थी। उसे पकड़कर घसीटा गया। बच्चा चीख चीख कर गला फाड़ रहा था। एक जवान लड़का लड़खड़ाकर गिर गया और तुरंत उसकी पीठ पर डंडा पड़ा। वह दर्द से रो पड़ा। जब मीरा की बारी आई तो उसे जोर से ट्रक की ओर धकेला गया। वह लड़खड़ा गई। उसके हाथ लोहे के किनारे पर टिक गए। उसका शरीर कांप रहा था। उसी पल उसकी एड्डी ने चुपके से धातु के फ्रेम पर दबाव डाला। मक्के के दाने जितना छोटा जीपीएस चिप एक जंग लगे पेंच की दरार में चिपक गया। एक बहुत ही हल्का सा दबाव। हरी बत्ती जल गई। सिग्नल भेजा जा चुका था। तुरंत बाद उसे अंदर धकेल दिया गया। लोहे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और ताला लग गया। अंदर अंधेरा था और पसीने, जंग लगे लोहे और बच्चे से आती खट्टी दूध की गंध से दम घुट रहा था। 20 से ज्यादा लोग धातु के फर्श पर सिकुड़कर बैठे थे। एक पीला बल्ब लटक रहा था जो धुंधली रोशनी दे रहा था। बाहर से लोहे की दीवार पर डंडे पटकने की आवाज आई। चुपचाप बैठो और चिल्लाए तो सबको नदी में फेंक देंगे। ट्रक के अंदर सन्नाटा छा गया। बस सिसकियों की आवाज थी। बच्चा रो रहा था। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मीरा एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी। उसके कंधे डरे हुए लग रहे थे, लेकिन उसके उलझे बालों में हेयर क्लिप ने रिकॉर्डिंग मोड चालू कर दिया था। छोटा सा लेंस भीड़ की ओर घूम गया। हारे हुए चेहरे, निराश आंखें, एक दूसरे को पकड़ते कांपते हाथ। ट्रक बुरी तरह हिल रहा था।
जब वह चलने लगा। मीरा के बगल में बैठी एक जवान लड़की उस पर गिर पड़ी। वह टूटी हुई आवाज में फुसफुसाई, दीदी, आपको पता है वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं? क्या वे हमें बेच देंगे? मीरा की आवाज भर्राई हुई थी। उसने आंसू बहने दिए। मुझे नहीं पता। शायद। इस जवाब ने लड़की को जोर जोर से रोने पर मजबूर कर दिया और वह मीरा के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। लेकिन अपने मन में मीरा ने खुद से कहा, सिर्फ बेचना नहीं, वे तुम लोगों को सामान समझते हैं और मैं पूरी दुनिया को यह दिखाऊंगी। बाहर सूरज डूब रहा था। एक छोटी सी दरार से लाल रंग की शाम की लकीर धूल भरे खेतों को काट रही थी। ट्रक गड़गड़ाता हुआ दिन की आखिरी रोशनी को निगल गया। ट्रक बुरी तरह हिला और फिर रुक गया। ब्रेक की तीखी आवाज ने रात को चीर दिया। पिछला दरवाजा खुला। समुद्र की ठंडी हवा अंदर आई, अपने साथ नमक और मछली की गंध लेकर। बाहर एक सुनसान बंदरगाह था। कुछ लटकते हुए बल्बों से पीली रोशनी आ रही थी। घाट के नीचे लहरें टकरा रही थीं और हवा की सीटी की आवाज आ रही थी। जल्दी नीचे उतरो। काले कपड़े वाले गुंडे डंडे पटक रहे थे, भीड़ को बाहर धकेल रहे थे। पीड़ितों को एक एक करके बाहर घसीटा गया। बच्चे वाली महिला को जोर से खींचा गया। बच्चा चीख रहा था, उसकी आंखें लाल थीं। जवान लड़का गीले सीमेंट के फर्श पर गिर पड़ा और उसे एक बोरे की तरह उठाकर घसीटा गया। सब लोग लड़खड़ा रहे थे। उनके चेहरों पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। मीरा को भी नीचे धकेला गया। वह सिकुड़ गई। आंसू बह रहे थे। एक हारी हुई इंसान की भूमिका निभा रही थी, लेकिन उसके उलझे बाल सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। हर किसी को कतार में लगाए जाने का दृश्य, रोने और चीखने की आवाजें जो लहरों की आवाज में मिल रही थीं। बंदरगाह के एक कोने में एक कंटेनर का दरवाजा थोड़ा खुला था, जहां से सफेद रोशनी आ रही थी। काले कपड़े वाले गुंडे एक एक करके पीड़ितों को अंदर धकेल रहे थे और गिनती कर रहे थे, जैसे माल की जांच कर रहे हों। 30 पूरे हुए क्या? एक ने चिल्लाया। 2 कम है और ढूंढो, दूसरे ने जवाब दिया। उसी समय एक जवान लड़का उठ खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर जाना चाहता हूं। खट! डंडा सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। खून की बौछार हुई। वह गिर पड़ा। मुंह से अस्पष्ट आवाजें निकल रही थीं। रोना और बढ़ गया। सब लोग पीछे हट गए। एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। मीरा का सीना कस गया। वह और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जिस पल वे लापरवाह हुए, वह आगे बढ़ी। एक कोहनी का वार सीधे डंडा पकड़े हुए गुंडे की ठुड्डी पर पड़ा। वह पीछे की ओर गिर गया। दूसरा मुड़ा, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही एक लात ने उसे गिरा दिया। यह लड़की, एक ने चिल्लाया, चाकू लहराते हुए। मीरा ने घूमकर खाली हाथ से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जोर से मोड़ दिया। चाकू छन्न से गिर गया। एक कोहनी के वार ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया और उसकी पीठ फर्श से टकराई। पीड़ितों ने सांस रोक ली। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कमजोर लड़की अभी 3 आदमियों को गिरा चुकी है। लेकिन मीरा रुकी नहीं। वह उस गिरे हुए लड़के को खींचने के लिए आगे बढ़ी और उसे अपनी पीठ के पीछे ले आई। इस अफरातफरी में उसने अभी भी अपना सिर झुकाए रखा, जैसे उसे पीटा जा रहा हो, ताकि उसके बालों का कैमरा लगातार रिकॉर्ड करता रहे। हर डंडा, हर चीख सब रिकॉर्ड हो रहा था और उसके जूते में लगी डिवाइस के जरिए चुपचाप प्रसारित भी हो रहा था। लेकिन चीख पुकार ने पूरे बंदरगाह को सचेत कर दिया। दूर से और गुंडे दौड़ते हुए आए। डंडे, चाकू, टॉर्च चमक रहे थे। मीरा ने घूमकर लड़के को पकड़ा, खुद को बचाते हुए और हमलों से बचते हुए। एक डंडा उसके कंधे पर लगा। तेज दर्द हुआ, लेकिन उसने दांत भींच लिए, लड़के को अपने पीछे सुरक्षित रखते हुए। उसे पकड़ो, वह पीड़ित होने का नाटक कर रही है। एक की दहाड़ गूंजी। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका राज अब लगभग खुल चुका था, लेकिन वह अभी भी खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, सांसें तेज थीं, कंधे कांप रहे थे। और उस पल उसने सोचा, बस कुछ मिनट और। डेटा बाहर जा चुका है। जाल उनके गले के चारों ओर कस रहा है। दूर से पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगी, जैसे एक चेतावनी। काले कपड़े वालों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया था। वे अभी भी चिल्ला रहे थे। मीरा लड़ रही थी, हमलों को रोक रही थी और अपने हेयर क्लिप को अपने सिर पर बनाए रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। उसके कंधे के घाव से खून टपक कर फर्श पर फैल रहा था, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। इस क्रूर घेरे के बीच वह अभी भी खड़ी थी, उस कमजोर लड़के को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक चमक थी। मैं उन्हें इन लोगों को सामान नहीं बनाने दूंगी। अगर मुझे और मार खानी पड़े
तो भी मुझे यह सबूत बचाना होगा। समुद्र की हवा सीटी बजा रही थी, लहरें घाट से टकरा रही थीं। जिन 3 गुंडों को मीरा ने गिराया था वे अभी उठ भी नहीं पाए थे कि दूर से गाड़ियों के इंजन की आवाज गूंजने लगी। हेडलाइटों ने एक चमकदार रोशनी डाली। एक काली चमकदार कार बंदरगाह में आई और कंटेनर के पास रुकी। दरवाजा खुला। एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला, लंबा, थोड़ी तोंद निकली हुई, बाल जेल से संवारे हुए। उसने एक ग्रे रंग का सूट और एक कसी हुई लाल टाई पहनी थी। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं और उसके मुंह पर एक ठंडी मुस्कान थी। गुर्गे तुरंत झुक गए। सेठ जी आ गए। माहौल जैसे जम गया। वह धीरे धीरे सीमेंट के फर्श पर चला। उसके चमड़े के जूते टक टक कर रहे थे। पीली रोशनी उसके ठंडे चेहरे पर पड़ रही थी। हर कदम पीड़ितों के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसने चारों ओर देखा। उसकी गहरी खुरदरी आवाज गूंजी, यह हंगामा क्यों हो रहा है? अगर माल इस तरह से पहुंचाया जाएगा तो कौन खरीदेगा? तुम बेवकूफ लोग ऐसे काम करते हो। गुर्गे कांपते हुए सिर झुकाकर बुदबुदाए, जी। एक ने विरोध किया था। सेठ जी की नजरें मीरा पर रुकीं, जो उस लड़के को पकड़े हुए थी। उसके कंधे पर खून लगा था, आंखें लाल थीं। वह उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखों के स्तर तक झुका, एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ। यह लड़की रोती तो अच्छा है, तुझे क्या लगा कुछ आंसू बहाने से मैं तुझे छोड़ दूंगा? यहां आने के बाद सब सिर्फ माल है। मैं जहां चाहूं बेचूं, तू चावल की एक बोरी से ज्यादा कुछ नहीं है। मीरा ने आंसू बहने दिए। एक हताश इंसान की तरह कांप रही थी, लेकिन आंसुओं के पीछे उसकी आंखों में स्टील की चमक थी। सेठ जी और करीब झुका। उसके मोटे हाथ ने उसकी ठुड्डी को कसकर पकड़ लिया। मुंह ऊपर कर, मैं तेरा रोता हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। उसी पल मीरा ने हमला किया। वह उछली, घूमी और उसका हाथ सेठ जी की कलाई पर कस गया। एक सूखी कट्ट की आवाज आई। सेठ जी दर्द से चिल्लाया, लेकिन प्रतिक्रिया देने से पहले ही मीरा ने उसे सीमेंट के फर्श पर पटक दिया। गुर्गे हैरान रह गए, जैसे जम गए हों। एक कमजोर लड़की जो अभी अभी रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, अब सेठ जी की पीठ पर घुटने रखे बैठी थी, उसका गला कसकर पकड़े हुए। वह चीखा, खड़े क्या देख रहे हो, मार डालो उसे। कुछ गुर्गे आगे बढ़े। मीरा ने घूमकर एक डंडा पकड़ा और उसे घुमाकर 2 लोगों को गिरा दिया। सटीक वार ने उन्हें दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। दूसरे पीड़ित सिकुड़ गए, उनकी आंखें फटी हुई थीं, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। सेठ जी छटपटा रहा था, लेकिन मीरा ने डंडे का सिरा उसकी गर्दन पर और जोर से दबाया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया, उसने कहा। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। पैसे का लेन देन, अंगों का सौदा, पीड़ितों की सूची, हर विवरण मेरे पास है। वह आदमी जम गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। पहली बार उसके ठंडे चेहरे पर डर दिखाई दिया। गुर्गे पीछे हट गए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। एक फुसफुसाया, वह एक एजेंट है। बंदरगाह का माहौल घना हो गया। बस लहरों की, हवा की और हांफने की आवाजें थीं। मीरा ने सेठ जी को कसकर पकड़े रखा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज स्टील की तरह ठंडी थी। लहरें अभी भी बंदरगाह से टकरा रही थीं। टिमटिमाती पीली रोशनी काले कपड़े वाले गुंडों के डरे हुए चेहरों पर पड़ रही थी। मीरा ने सेठ जी को अपने घुटने के नीचे कसकर दबाए रखा। डंडा उसकी गर्दन पर था। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन घेरा कस गया था। चाकू और डंडे रोशनी में चमक रहे थे। ठीक उसी समय दूर से इंजन की गड़गड़ाहट और फिर ब्रेक की तीखी आवाज आई। हेडलाइटों ने पूरे बंदरगाह को रोशन कर दिया। पुलिस, हथियार डाल दो, कई भाषाओं में चिल्लाने की आवाजें गूंजी। विशेष वर्दी पहने हुए लोग आगे बढ़े। उनकी राइफलें तनी हुई थीं और टॉर्च सीधे गुंडों की आंखों में पड़ रही थीं। गोलियों के चोट की खट की आवाज एक सजा की घोषणा की तरह थी। गुर्गों में भगदड़ मच गई। एक ने हिम्मत करके मीरा की ओर चाकू लेकर दौड़ा। धड़ाम, एक चेतावनी गोली उसके पैर के पास सीमेंट में धंस गई। वह डर गया, चाकू छन्न से गिर गया। सेठ जी ने आंखें फाड़कर चिल्लाया, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? मैं एक व्यापारी हूं, यह सब झूठ है। तुरंत मीरा ने अपना हेयर क्लिप निकाला और उसे भारतीय विशेष बल के एक अधिकारी को दे दिया। उसने उसे एक डिवाइस में लगाया। स्क्रीन पर डेटा की एक श्रृंखला दिखाई दी। अंगों के व्यापार के संदेश, पीड़ितों की सूची, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बैंक खाते, सब कुछ उजागर हो गया। कोई इनकार नहीं कर सकता था। पर्याप्त सबूत हैं, अधिकारी ने दृढ़ता से कहा। सबको गिरफ्तार कर लो। विशेष बल एक तूफान की तरह टूट पड़े। डांट, जूतों की आवाज
और हथकड़ियों की खट की आवाज गूंजने लगी। काले कपड़े वालों को नीचे गिराकर उनका चेहरा ठंडे सीमेंट पर दबा दिया गया। पूरे बंदरगाह में चीख पुकार मच गई। मीरा अभी भी सेठ जी को पकड़े हुए थी। एक ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई पर लग गई। उसका चेहरा गुस्से और डर से विकृत हो गया था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मीरा ने खुरदरी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। नेपाली विशेष बल के जवान कंटेनर की ओर बढ़े। दरवाजा खुला। दर्जनों कांपते हुए पीड़ित बाहर निकले। उनकी आंखें लाल थीं। कई लोग गिर पड़े, एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। मां और बच्चे को बुलाने की सिसकियां हेडलाइटों की चकाचौंध में गूंज रही थीं। दृश्य स्पष्ट था, एक सीमा पार मानव तस्करी का गिरोह, झूठे अनुबंधों और फिरौती के वीडियो से लेकर अंगों की बिक्री की सूची तक अब सब जीवित सबूत बन चुका था। सेठ जी को खड़ा किया गया। उसके हाथ पीछे बंधे थे। वह गला फाड़कर चिल्लाया, तुम मुझे छू नहीं सकते। मेरे पास पैसा है, मेरे पास पहुंच है। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। समुद्र की लहरों और हथकड़ियों की आवाज ने उसके भाग्य पर मुहर लगा दी। मीरा पीछे हटी, कंटेनर से टिककर तेजी से सांस लेने लगी। उसके कंधे का घाव दर्द कर रहा था, खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। सबूत टीम के हाथ लग चुका था। पीड़ित बचा लिए गए थे। यह दुष्ट गिरोह उसकी आंखों के सामने ढह गया था। हथकड़ियों की खट की आवाज अभी भी गूंज रही थी। नीचे लेटो, विरोध मत करो की डांट बंदरगाह के चारों ओर गूंज रही थी। लेकिन एक अंधेरे कोने में एक और दृश्य चल रहा था। जिन लोगों को कभी सामान समझा जाता था वे अब आजाद थे। कंटेनर खुला था और एक एक करके कांपते हुए लोग बाहर निकल रहे थे। कई लोग तुरंत गीले सीमेंट पर गिर पड़े, थककर चूर। एक जवान लड़की अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी, फिर घुटनों पर गिरकर ठंडी जमीन को चूमने लगी। वह जवान लड़का, जिसके होंठों पर अभी भी खून लगा था, एक विशेष बल के स्वास्थ्य कर्मी के सहारे चल रहा था, बुदबुदाते हुए, मैं जिंदा हूं मां। बच्चे वाली महिला ऐसे रो रही थी जैसे उसका सीना फट जाएगा। बच्चा चीख रहा था, लेकिन यह जीवन की चीख थी। मां कांप रही थी, उसकी आंखें नम थीं। धन्यवाद, धन्यवाद भगवान, मेरा बच्चा अभी भी मेरे पास है। भारतीय और नेपाली विशेष बलों ने तुरंत एक अस्थायी चिकित्सा शिविर स्थापित किया। टॉर्च की रोशनी चमक रही थी, कंबल बांटे जा रहे थे, पानी की बोतलें दी जा रही थीं। एक स्वास्थ्य कर्मी की आवाज आई, उन्हें गर्म पानी पिलाओ, घावों की जांच करो, इस आदमी का बहुत खून बह गया है। मीरा पीड़ितों की भीड़ में खड़ी थी, उसके कंधे झुके हुए थे, आंखें लाल थीं। उसने एक स्वास्थ्य कर्मी को अपने कंधे पर पट्टी बांधने दी। पीड़ितों में से कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी। सबने यही सोचा कि वह भी उन्हीं की तरह एक पीड़ित है जिसे बचाया गया है। लेकिन कुछ विशेष बल के अधिकारियों की नजरों में सच्चाई स्पष्ट थी। यह वही महिला थी जिसने पूरे गिरोह को जाल में फंसाया था। एक लगभग 19 साल की लड़की ने कांपते हुए एक अधिकारी का फोन लिया। जब दूसरी तरफ से उसकी मां की आवाज आई तो वह सिसकते हुए रो पड़ी। मां, मुझे लगा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। रोना फैल गया। एक और जवान लड़के ने एक नंबर मिलाया, उसकी आवाज कांप रही थी। पापा, मैं अभी भी जिंदा हूं, खेत मत बेचना, मैं वापस आ रहा हूं। माहौल आंसुओं से भरा था, लेकिन इस बार ये उम्मीद के आंसू थे। उस पल मीरा को लगा कि उसका गला भर आया है। इतने दिनों का अपमान, इतने आंसू जो उसने दिखावे के लिए बहाए थे, अब उसने महसूस किया कि उसके आंसू सच में बह रहे थे। भूमिका निभाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी खुशी में शामिल होने के लिए। एक नेपाली अधिकारी उसके पास आया और धीरे से हिंदी में कहा, आपका धन्यवाद। अगर आपके लाए सबूत नहीं होते तो हम इतनी जल्दी छापा नहीं मार पाते। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी नजरें अभी भी उन बचाए गए लोगों पर थीं जो एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नम आंखों को बोलने दिया। दूर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज गूंजने लगी। लाल और नीली बत्तियां पूरे बंदरगाह को रोशन कर रही थीं। स्ट्रेचर लाए गए, सबसे कमजोर पीड़ितों को ले जाने के लिए। अधिकारियों ने एक एक व्यक्ति को सहारा दिया, उन्हें शांत किया और उन्हें उस नरक से बाहर निकाला। मीरा उन्हें देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, गर्व, राहत और दर्द। वह जानती थी कि मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस पल से वे लोग सामान समझे जाने वाले भाग्य से बच गए थे। एम्बुलेंस के सायरन दूर होते गए। बंदरगाह विशेष बल की गाड़ियों की नीली लाल बत्तियों की चमक में डूब गया।
समुद्र की लहरें अभी भी टकरा रही थीं, लेकिन अब वे अपराधियों की बेबसी भरी चीखों को नहीं दबा पा रही थीं। सेठ जी को जमीन पर गिरा दिया गया था। उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बंधे थे। वह छटपटा रहा था, गला फाड़कर चिल्ला रहा था, तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सिर्फ एक व्यापारी हूं। यह सब मनगढ़ंत है। एक भारतीय अधिकारी आगे बढ़ा और मीरा के हेयर क्लिप से प्राप्त स्क्रीन को उसकी आंखों के सामने कर दिया। संदेशों, ईमेल, अंग व्यापार की सूची और बैंक खातों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। पीड़ितों के वर्गीकरण के वीडियो, डंडों की आवाज और दर्दनाक रोने की आवाजें गूंजने लगीं। अधिकारी ने दृढ़ता से कहा, यह अकाट्य सबूत है। तुम एक सीमा पार मानव तस्करी गिरोह के सरगना हो। सेठ जी जम गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। गुर्गे सिर झुकाए खड़े थे, कुछ कांप रहे थे, आंसू बहा रहे थे। एक ने बुदबुदाया, मैंने तो बस आदेश का पालन किया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन हथकड़ियां बिना किसी हिचकिचाहट के लग चुकी थीं। नेपाली विशेष बल ने कंटेनर और ट्रक की तलाशी ली। उन्होंने ढेर सारी फाइलें, रजिस्टर और लैपटॉप निकाले जो डेटा से भरे थे। हर रजिस्टर में नाम और उम्र, हर कंप्यूटर में नकली बैंक खातों की संख्या, सब कुछ सील कर दिया गया। एक अधिकारी ने जोर से कहा, तुरंत सारी फाइलें इंटरपोल को भेजो। यह एक बहुराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है। एक भी कड़ी छूटनी नहीं चाहिए। रेडियो पर संदेशों की बौछार हो गई। खबर फैल गई, भारत नेपाल मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका था। सबूतों की पुष्टि हो गई थी। इंटरपोल ने बची हुई शाखाओं को पकड़ने के लिए सहयोग करना शुरू कर दिया। बंदरगाह का माहौल एक युद्ध के मैदान जैसा था। काले कपड़े वाले गुंडों को एक लंबी कतार में ले जाया जा रहा था। उनके सिर झुके हुए थे, आंखें खोई हुई थीं। जंजीरों की खनक उनके हर कदम पर इस सच्चाई पर जोर दे रही थी कि अब वे शिकारी नहीं, बल्कि कानून के सामने अपराधी थे। सेठ जी को एक बख्तरबंद गाड़ी में धकेला गया। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। वह गला फाड़कर चिल्लाया, गद्दार, मेरे पास पैसा है, मेरे पास लोग हैं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन धातु के दरवाजे के बंद होने की सूखी आवाज ने उसकी सारी धमकियों को निगल लिया। मीरा कुछ दूर खड़ी थी। उसके कंधे पर बंधी सफेद पट्टी पर खून लग गया था। वह उस दृश्य को देख रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली थीं। ये एक पीड़ित के आंसू नहीं थे, बल्कि उस व्यक्ति के आखिरी आंसू थे जिसने अपना मिशन पूरा कर लिया था। उसके बगल में भारतीय अधिकारी ने धीरे से उसका कंधा दबाया और कहा, बहुत अच्छा काम किया। इनमें से कोई नहीं बचेगा। यह सब तुम्हारी हिम्मत की वजह से हुआ है। नीली लाल बत्तियों की चमक में बंदरगाह अब जीवन को दफनाने की जगह नहीं था। यह एक फैसले की जगह बन गया था, जहां एक अपराध का साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया था। एक भव्य हॉल में एक भारतीय लड़की मंच पर चढ़ी। अब वह एक पीड़ित नहीं, बल्कि एक नायिका थी, जिसने अभी एक पूरे अपराध के साम्राज्य को दफन किया था। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे बड़े कमरे में गूंज उठी। मंच पर भारत और नेपाल के झंडे एक साथ लहरा रहे थे। सैकड़ों मेहमान, अधिकारी और बचाए गए पीड़ित सीटों पर बैठे थे। सबकी नजरें उस लड़की पर थीं जो मंच की ओर बढ़ रही थी। मीरा ने अपनी वर्दी पहनी हुई थी। उसके कंधे पर अभी भी सफेद पट्टी थी। उसके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। उसके बाल बड़े करीने से बंधे थे और उसकी आंखें चमकदार थीं, लेकिन उनमें आंसू भी थे। सबने पहचान लिया था कि यह वही थी जिसने उस अड्डे में घुसने, अपमान और दर्द सहने की हिम्मत की थी, ताकि वह उस सबूत को ला सके जिसने इस क्षेत्र के सबसे कुख्यात मानव तस्करी गिरोहों में से एक को खत्म कर दिया। एक वरिष्ठ जनरल उठे। उनकी गहरी, गर्मजोशी भरी आवाज गूंजी, दोनों देशों के विशेष बलों की ओर से हम लेफ्टिनेंट मीरा को सम्मानित करते हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर घुसपैठ की और हर अपराध को रिकॉर्ड किया, ताकि आज न्याय हो सके। तालियां गड़गड़ा उठीं। कई पीड़ित खड़े हो गए, आंसू बहाते हुए। तब तक तालियां बजाते रहे जब तक उनके हाथ लाल नहीं हो गए। एक लड़का, जिसे मीरा ने बंदरगाह पर बचाया था, जोर जोर से रोते हुए चिल्लाया, मीरा दीदी। मीरा नीचे की ओर मुड़ी। उसके कांपते होंठों पर एक मुस्कान आई। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे वह धन्यवाद स्वीकार कर रही हो। एक चमकता हुआ पदक सम्मानपूर्वक उसकी वर्दी पर लगाया गया। उस पल उसे वे दिन याद आ गए जब उसे एक जानवर की तरह धकेला जाता था। उस आदमी की पीठ पर पड़ते डंडे की आवाज, उस लड़की की चीख जब उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था,
और उस अंधेरे ट्रक में बच्चे के रोने की आवाज। यह सब एक चाकू की तरह उसके दिल में चुभ रहा था, लेकिन साथ ही यही वह ताकत थी जिसने उसे अंत तक जाने में मदद की। मेजबान ने मीरा को बोलने के लिए आमंत्रित किया। वह कुछ देर चुप खड़ी रही, एक गहरी सांस ली और फिर भर्राई हुई, लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, मैं अकेली नायिका नहीं हूं। असली नायक वे कमजोर लोग हैं, वे लोग जिन्होंने सब कुछ सहा, जो टूटे नहीं। वे अपराध के खिलाफ जीवित सबूत हैं। मैंने तो बस उनकी सच्चाई को रिकॉर्ड किया और उसे न्याय को सौंप दिया। हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर तालियां गड़गड़ा उठीं। कैमरों की फ्लैशलाइट चमकने लगी। एक छोटी सी भारतीय लड़की की तस्वीर, जो कभी भारत नेपाल सीमा पर घुटनों पर रो रही थी, अब एक हॉल के बीच में सीधी खड़ी थी। उसकी छाती पर पदक था और उसकी आंखें चमक रही थीं। यह तस्वीर सभी अखबारों में फैल गई। चमकती रोशनी में मीरा ने गहरा झुककर प्रणाम किया। उसके आखिरी शब्द गूंजते रहे, हर रोने वाला कमजोर नहीं होता, कभी कभी यह तूफान से पहले की खामोशी होती है। तालियों और जयकारों की आवाज चमकदार रोशनी में मिल गई। उस लड़की का साया एक छोटी सी लौ की तरह खड़ा था, लेकिन इतनी शक्तिशाली कि एक पूरे अपराध के साम्राज्य को जला सके।